गुड मॉर्निंग भैया और दीदी, सब कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, कोरोना के टाइम में सेफ्टी से रह रहे होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले रहे होंगे। क्योंकि पढ़ाई छोड़ना भी सही नहीं है। मैं हमेशा से सबको यही बोल रही हूँ कि थोड़ा बहुत ही, बहुत ज्यादा नहीं, बस छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने से बहुत मुश्किल आएगी फिर। तो जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, विटामिन्स में जो हम पढ़ने वाले थे फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले थे। तो मेरा सबसे पहले आप लोगों को ये कहना है कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील वाले विटामिन जितने भी थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताएंगे और मुझे बताएंगे कि मैंने आप लोगों को याद कैसे करने को कहा था उसे। ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और उम्मीद है कि आप लोग इसे बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था वो विटामिन ए पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक। तो हम पहले से बता रहे हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका केमिकल नेम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके सोर्सेज पढ़ेंगे, देन उसकी कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि विटामिन डी का मतलब केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक। और जहां तक कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड में कि विटामिन जो होते हैं डी वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, तो एक विटामिन D2 और एक विटामिन D3। विटामिन D2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, अर्गो कैल्सीफेरॉल। बट अर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन जो होते हैं वो जंतुओं में ना पाके किसमें पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी प्लांटेरम सोसाइटी के हैं, यानी पेड़ पौधे हैं, पादप जगत की जितनी भी चीजें हैं उसमें विटामिन डी का कौन सा रूप पाया जाता है, तो D2 पाया जाता है। अगर क्वेश्चन बने कि विटामिन डी का कौन सा रूप प्लांटेरम या फिर पादप जगत में पाया जाता है तो हमें क्या टिक करना है, D2 टिक करना है। और दूसरा क्या लिखा है, D3 यानी विटामिन D3। तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है, कोले कैल्सीफेरॉल। क्या है, कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि अगर सीधा आपको रासायनिक नाम दे दे, बोलेगा कोले कैल्सीफेरॉल किनमें पाया जाता है, कुछ आपको पादप जगत के नाम दे देंगे और उसमें एक कोई जंतु जगत का नाम डाल दिया जाएगा। तो हमें याद रखना है कि जैसे अर्गो कैल्सीफेरॉल पादप जगत में पाया जाता है, वैसे ही कोले कैल्सीफेरॉल किसमें पाया जाता है, जंतु जगत में, यानी कि एनिमल्स किंगडम में पाए जाते हैं। अब एनिमल किंगडम में हम लोग भी आ गए, जब हम लोग इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो एनिमल किंगडम में होते हैं। तो क्या होगा, कौन सा विटामिन डी का रूप पाया जाएगा हम लोगों में, तो D3 विटामिन हमें पाया जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। अब इसे सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमें सूर्य से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। क्योंकि ये हमें सूर्य से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसीलिए हम इन्हें सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक। अगला, ये कहाँ संश्लेषित होता है, तो ये गुर्दे में संश्लेषित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा विटामिन डी कहाँ संश्लेषित होता है, कुछ आपके अंग के नाम दे देंगे, ऑर्गन्स के नाम दे देंगे और उसमें आपको क्या लिखना है, आपको टिक करना है, चूज करना है कि इनमें से कहाँ पे विटामिन डी या विटामिन डी संश्लेषित होता है। कहाँ होता है, तो गुर्दे में संश्लेषित होता है। तो ये जो है विटामिन डी का, आप लोग इसे नोट करिए, ठीक। मैं हमेशा कह रही हूँ कि पॉज करके नोट करिए। और हाँ, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है स्टार्टिंग में, ठीक, अभी तो मैं मिटा दूंगी इसे,
स्टार्टिंग में जैसे भी बोल रही हूँ वैसे, ये नहीं कि मैं पढ़ाने के बाद, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा दूंगी तो आप उसके बाद कमेंट करोगे तो ये तो है होगा नहीं, है ना। खुद के साथ चीटिंग नहीं करना है, जैसे ही मैंने बोला आप लोगों को वैसे क्या कर लेना है, टाइप करके कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। ओके, तो प्लीज इसे नोट डाउन करिए। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा, क्या क्या देखा, कैल्शियम केमिकल नेम देखा, विटामिन किसका, डी का, 2 प्रकार थे, कौन कौन से, एक D2 जिनका नाम था अल्गोकैल्सिफेरॉल, उसके बाद आया D3 जिसका नाम था, D3 का नाम क्या था, कमेंट में बताइएगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या कहा से, सनशाइन विटामिन, भाई क्यों, तो सोर्सेज स्रोत में हम देख रहे हैं क्योंकि हमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसीलिए हम लोग सनशाइन विटामिन करते हैं इसे। ठीक, अगला देखेंगे क्या क्या है और इसके सोर्सेज, तो दाल है, ठीक, अंडे हैं, और क्या, दूध है, मछली का तेल है, और सूर्य प्रकाश है। तो ये सारी चीजें जो है हमें, अब देखो एक बात याद रखना कि हमें हो सकता है सोर्सेज याद ना हो कि इसके ये सोर्स हैं, इसके ये स्रोत हैं, हमें इसको खाने से ये मिलेगा, इसको खाने से ये मिलेगा। तो हमें याद ये रखना है कि नॉनवेज चीजें जैसे मछली हो गया, अंडा हो गया, चिकन हो गया, ये जो नॉनवेज चीजें हैं इनमें हमें हर तरह का विटामिन मिल जाता है। ठीक है, तो हमें याद ना हो कि ये एग्जैक्टली यही स्रोत था किसी भी विटामिन का, और ऑप्शन में आपको मछली, अंडा ये सब दिया हुआ मिले तो आप उसे खुशी खुशी टिक कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। ओके, अभी आप लोगों ने क्या क्या देखा, इसके सोर्स, किसके सोर्स, तो विटामिन डी के क्या क्या सोर्स हैं, दाल, अंडे, दूध, सूर्य प्रकाश, और क्या है, मछली का तेल, ये सारे सोर्स हैं। ठीक, अब हम जो देखेंगे, हम देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसका केमिकल नेम पढ़ लिया, सोर्स पढ़ लिए, अब हम इससे पढ़ेंगे कि इसकी कमी यानी विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए, विटामिन डी का कौन सा रूप, तो D3। ठीक, ये अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती है, इन ह्यूमंस यानी जंतुओं में क्या क्या परेशानियां हो सकती है वो हम देखेंगे। तो लिखेंगे एफिशिएंसी डिजीज यानी कमी से उत्पन्न रोग। भैया किसकी कमी से, तो विटामिन D3 या विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। पहले रोग का नाम लिखिएगा रिकेट्स, ये हर किसी को पता है। पहला रोग क्या होगा, रिकेट्स। ये रोग जो है रिकेट्स, ठीक, ये रोग जनरली जो होते हैं बच्चों में पाया जाता है। क्यों, तो उनमें जो है जन्म के समय से ही अगर विटामिन डी की लगातार कमी चल रही है यानी उनकी हड्डियों पे क्या होगा, असर होगा। मैंने लिखा था आप लोगों को, उसका रासायनिक नाम क्या था, कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्शियम की कहीं ना कहीं आपको क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है। तो उस बच्चे का जो होगा जिनमें भी रिकेट्स की परेशानी देखी गई है, उस बच्चे के पैर का आकार जो है ये तो ठीक है, ये आपका जांघ है ये ठीक है, लेकिन घुटने के नीचे से उस बच्चे के पैर का आकार ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा, यानी बो शेप्ड हो जाएगा। बो शेप मतलब धनुष के आकार का, वो जो धनुष होता है ना, तीर वाला नहीं, जिससे हम लोग छोड़ते हैं, हाँ, वो शेप का आकार हो जाता है जिन भी बच्चों में ये रिकेट्स की परेशानी देखी गई है। तो पहला बीमारी किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से, कौन सा, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, पॉइंट वाइज करके लिखेगा कि ये जनरली, ये सामान्यतः बच्चों में देखा जाता है। किसमें, बच्चों में देखा जाता है। ठीक, और अगर पूछ दे कि रिकेट्स अगर किसी को हुआ है तो उनके पैर का आकार कैसा होगा, तो बो शेप्ड, या फिर क्या लीजिए, बो शेप्ड या
धनुषाकार। कैसा हो जाता है? धनुषाकार हो जाता है, बो शेप्ड हो जाता है। ठीक, लेकिन ये क्या है? बच्चों की बात आती है। यहाँ एक अडल्ट में भी कभी कभी क्या होता है, वो हमें रिकेट्स का ऊपर वाला जो है बड़ा भाई देखा जाता है। अगर बच्चों की बात करें तो रिकेट्स, और जो बड़ों में होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक मैं पानी पी लूं, आप लोग इसे नोट कर लें। आप लोगों ने इसे आई होप नोट कर लिया होगा। तो अगली बीमारी को हम देखेंगे। क्या? तो जो अगली बीमारी होती है, पहला कौन सा बताया? रिकेट्स, लेकिन जनरली सामान्यतः किन में होता है? बच्चों में होता है। और इसमें क्या होता है, जो पैर का जो आकार है नीचे, घुटने के नीचे, वो कैसा हो जाता है? बो शेप्ड, यानी कि धनुष के आकार का हो जाता है। दूसरा जो है, जो अडल्ट में यानी वयस्क पुरुषों में होता है या वयस्क मनुष्यों में होता है। जरूरी नहीं हो पुरुष ही हो, मादाएं भी हो सकती है, ठीक, महिलाएं भी हो सकती है। तो पहला क्या था? रिकेट्स। दूसरा है ऑस्टियो मलेशिया। क्या? ऑस्टियो मलेशिया। क्या लिखा? ऑस्टियो मलेशिया। इसको हिंदी में भी, जैसे कि आपको रिकेट्स को कहा जाता है सूखा रोग, हिंदी में इसे समझने के आम भाषा में आपको ऐसे, मुझे लगता है कि आप लोग को एग्जाम में भी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, आपको रिकेट्स जनरली ज्यादा दिखता है और इसे याद रखना भी ज्यादा आसान होता है, बशर्ते सूखा रोग के। ठीक, वैसे ही ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है, और ऑस्टियो मलेशिया का नाम होता है, जैसे ये सूखा रोग हो गया तो वैसे ही इसको भी हम लोग कहते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑस्टियो मलेशिया, या कहीं कहीं आपको मालाशिया भी दिख जाएगा, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको कहते हैं अस्थि मृदुता। तो मृदुता का मतलब क्या हो गया? एक तरह का सूखापन ही है ना, हड्डियों का सूखापन, सेम चीज है। लेकिन ये जो अगर बात करें रिकेट्स की, तो ये बच्चों में होता है, और ऑस्टियो मलेशिया जो है वो क्या होता है? वयस्कों में होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होता है बच्चों में, और ये होता है वयस्कों में। ये किस में होता है? वयस्कों में होता है, और ये होता है बच्चों में। तो ये क्या, जैसे कि आपको देख रहे हैं रिकेट्स में बो शेप्ड हो जाता है, वैसे ही अगर किसी वयस्क पुरुष या वयस्क स्त्री को अगर ये ऑस्टियो मलेशिया की बीमारी हुई है, तो उनका भी पैर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बो शेप्ड हो जाएगा, यानी कि धनुष के आकार का हो जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बात इतनी सी है कि अगर पूछ दे कि ऑस्टियो मलेशिया किन वयस्कों में होता है या बच्चों में होता है, तो हमें क्या लिखना है? वयस्कों में होता है। ऑस्टियो मलेशिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन के कौन सा रूप होता है जिसकी कमी से होता है? तो विटामिन D3 के कमी के वजह से होता है। ठीक है, हाँ। आगे जो हम देखेंगे दूसरा एक बीमारी है, उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या? ऑस्टियोपोरोसिस, यहां लिख देती हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी। अब ये बीमारी किसमें होती है? तो देखेंगे कि मेनोपॉज को समझते हैं आप लोग? मेनोपॉज क्या होता है? जो समझ में आ रहा है जिन्हें, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तुरंत जैसे ही ये सवाल, जैसे ही ये शब्द उन्होंने सुना वैसे ही बताइए, क्योंकि आगे तो मैं इसे एक्सप्लेन कर ही दूंगी, है ना, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जनरली जो मेनोपॉज यानी मासिक धर्म का जब रुकने का दौर हो जाता है, यानी कह लो कि 40-45 के जो लमसम का एज होता है स्त्रियों में, उस दरमियान ये रोग होता है। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसे अगर कहा जाए तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके वजह से हम जो लड़कियों के शरीर से बहुत सारी बीमारियां भी, बहुत सारी गंदगी बाहर भी निकलती हैं। ठीक, अगर ये चीजें रुक जाए, निकलना बंद हो जाए, तो क्या होगा, वो हमारे अंदर जो है, लड़कियों के जो मादाओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर क्या होगा, इकट्ठा होते चले जाएगा, और कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, स्त्रियों के शरीर को, फीमेल के शरीर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो वो जो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो बिल्कुल क्या हो जाता है, मासिक धर्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, और जब ये खत्म होता है तो क्या होगा, बीमारियां होनी इकट्ठी हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, जमा होने लगेंगी। तो उसका एक तरह से दौर पड़ता है, जिस रोग का नाम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपसे सवाल पूछ दे कि ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादातर किन में देखा गया है, ठीक है, या ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किन में पाया जाता है, तो महिलाओं में कब पाया जाता है, तो जब वो मेनोपॉज के दौर से गुजर रही होती हैं। तो लिखूंगे इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मासिक धर्म के अंत होने पर, कब भैया, तो 40 से 45 वर्ष की आयु में, 40 से 45 वर्ष की आयु में ज्यादातर महिलाओं में यह रोग देखा जाता है। और क्या होता है इसमें, तो ज्यादातर आप देख रहे हैं कि कैल्सीफेरॉल, मैंने नाम लिखा इसका, तो यानी क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं आपके स्किन पे जो मेनोपॉज के टाइम से गुजर रही हैं महिलाएं, और उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो उनकी हड्डियों में क्या हो जाएगा, वो सख्ती नहीं रहेगी, यानी वो मजबूती नहीं रहेगी, हड्डियां जो है बिल्कुल लचीली सी होने लगेंगी। अब बताओ, हमारे शरीर का ढांचा क्या है, हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं उसी पर तो सारा का सारा चीज टिका हुआ है, हमारे मसल्स, हमारे जितने भी मांसपेशी, मतलब स्किन, जो भी नसें हैं, जो भी चीजें हैं, हमारे किस पे टिका हुआ है, हड्डियों पे। और हड्डियां ही लचीली हो जाएंगी, उनमें ताकत ही नहीं रहेगा, तो क्या हम खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में यही होता है। ठीक है, तो क्या जनरली जो हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जो हमारी पढ़ाई हो रही है, तो उनमें ज्यादातर देखेंगे उनके पेरेंट्स, जो मम्मी होती हैं, वो ज्यादातर इसी सब एज से क्या होती हैं, गुजर रही होती हैं। तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, उनका एक्स्ट्रा केयर करना है, ताकि उन्हें ज्यादा चीजें जो है, ज्यादा परेशानी ना हो। तो ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जनरली 40 to 45 ईयर्स ओल्ड की जो महिलाएं हैं उनमें देखा जाता है, क्योंकि वो किस दौर से गुजर रही होती हैं, मेनोपॉज के दौर से गुजर रही होती हैं। तो वीकनेस ऑफ बोन जो है ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे पहला, सबसे प्रमुख लक्षण है। ठीक है, इसको नोट करिए, तब तक हम आगे देखते हैं। तो हमने कौन कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ा, तो सबसे पहले ए पढ़ा था, उसके बाद डी पढ़ा। अब जो हम अगला पढ़ेंगे, क्या होगा उस विटामिन का नाम, उस विटामिन का नाम होगा विटामिन ई। क्या होगा, विटामिन ई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो क्या है इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। लिखिएगा बिल्कुल, टोकोफेरॉल। इंग्लिश वाले लिखेंगे TOCOPHEROL, टोकोफेरॉल।
इसे जो है ना, इस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। अब एंटी स्टेरिलिटी मतलब और नपुंसकता, यानी कि एंटी स्टेरिलिटी अगर कह लें तो और नपुंसकता, ठीक है, यानी कि उसमें बांझपन की समस्या को खत्म करता है। अगर विटामिन ई की समस्या की आपको प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में मौजूद है तो आप में बांझपन की समस्या को क्या करेगा, ये दूर करेगा। तो क्या विटामिन इसे क्या कहा जाता है, इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। एंटी स्टेरिलिटी मतलब बांझपन दूर करने वाला, ठीक है, बांझपन दूर करने वाला विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को, तो विटामिन ई को या फिर विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, इसे और भी इसके कई सारे नाम है। एक नाम इसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है भैया, एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को होने से रोकता है। पहला क्या, बांझपन की समस्याओं को दूर करता है, दूसरा क्या, ये कैंसर होने से एक प्रकार से रोकता है, और तीसरा इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। पहला हम देख लेते हैं कि कैंसर होने से रोकता है। दो, पहला क्या, बांझपन की समस्याओं को दूर, दूसरा क्या, कैंसर होने से रोकता है, और तीसरा इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। एक पंथ दो काज का सुना है ना मुहावरा, लेकिन इसमें एक पंथ और तीन तीन काज हो रहे हैं। क्या, तो एक विटामिन ई है, उससे आपको बांझपन की समस्याएं भी दूर हो रही है, कैंसर होने से भी रोक रहा है, और आपकी सुंदरता को भी बढ़ा रहा है ना। तो ये सारे काम होते हैं किसके, विटामिन ई के। ठीक है, आगे हम देखेंगे अब क्या क्या होगा इसके आगे। केमिकल नेम तो हो गया, इसके कुछ काम होते हैं। तो देखो, अब यही चीज है, अब यहाँ से आप खुद इनके रोग के बारे में देख लें। अगर आपको विटामिन ई की कमी हो जाए, ठीक, तो क्या रोग हो सकता है, बांझपन का रोग हो सकता है। आप में क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर एजिंग, यानी कि समय से पहले ही आप बूढ़े दिखने लगेंगे, है ना। ये सारे रोग हो सकते हैं, तो हम उसे भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे, बस इतना पे ही छोड़ देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेज। आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, या नहीं लिखा है तो प्लीज नोट डाउन करिए। पॉज करके लिखिए, मैं तब तक इसे मिटाती हूँ। चलिए, अब हम देखेंगे इसके सोर्सेज कि इनके क्या क्या स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें क्या हो सकता है, विटामिन ई हमें भरपूर मात्रा में मिल सके। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे स्रोत। स्रोत क्या है भाई, तो नारियल तेल। बालों के लिए जितना अच्छा है उतना ही हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी जैसे हम लोग तो कभी लगाते नहीं है जनरली, जो सही में जो मेकअप वगैरह यूज करते हैं उनसे पूछेगा कि नारियल तेल का वो कितना ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, एक तरह से आपके स्किन में ग्लो लाने के लिए, आपकी स्किन को हेल्थी रखने के लिए नारियल तेल भी कभी कभी हमें क्या
कभी कभी इन जनरल हमें यूज करना चाहिए, पर हम तो ठहरे ठेठ किस्म के, हमें मेकअप वेकअप करना आता नहीं, तो नारियल तेल के बारे में क्या जानेंगे। नारियल तेल अगर हम घर में लाएंगे तो हम बाल में ना लगाएं, जो स्किन में लगाएं। क्या बात कर रहे हो, नारियल हम भी क्या फ्लो में कुछ भी लिखा जाता है ना। चलो, तो पहला क्या है, नारियल तेल। उसी तरह से सनफ्लावर ऑयल यानी सूर्यमुखी का तेल भी, सूर्यमुखी का तेल, सूर्यमुखी का तेल भी बहुत अच्छा खासा सोर्स होता है किसका, विटामिन या विटामिन ई का। ठीक है, तो हम इनका भी खाने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक, बालों में भी लगा सकते हैं, स्किन में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें जो है इनसे कई सारे फायदे होंगे। अब देखो, ये तो हमारे सोर्सेज हो गए, स्रोत हो गए। ठीक, अभी मैंने बताया था कि इसे क्या कहा जाता है, एंटी स्टरलिटी यानी बांझपन की समस्या को दूर करता है, कैंसर एंटीऑक्सीडेंट यानी कैंसर को होने से रोकता है, और तीसरा बताया था इसे ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो भैया इसकी कमी से क्या रोग होगा, देखिए, तो हम लिखेंगे कमी से उत्पन्न रोग, डेफिशिएंसी डिजीज। बाहर बादल बहुत गरज रहा है बोल रहा है नहीं बंद करो फोन को, लेकिन मैं भी ठहरी पढ़ा के ही मानूंगी। चलो, तो हम देखेंगे इससे उत्पन्न होने वाले रोग। तो सबसे पहला क्या, इससे अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में प्री मैच्योर एजिंग हो सकता है, यानी कि हम समय से पहले बूढ़ा होना। अब बूढ़ा होना का मतलब क्या है, आपके बाल पकने लगेंगे, है ना, आपका स्किन में बहुत ज्यादा रेडियंट आ जाएगा, यानी कि आपका स्किन ऐसा लगेगा कि जैसे झुलस सा गया है। ठीक है, आपका एज उतना नहीं हुआ है, बट आपका लगेगा स्किन की झुलस सा गया है। ठीक, आपके बाल सफेद से होने लगेंगे। तो ये सब क्या पहचान किसका है, बाल किसके पकते हैं, बूढ़े लोगों के। इसीलिए कहा जाता है समय से पहले बूढ़ा होना अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो। ठीक, दूसरा सबसे प्रमुख क्या, अगर विटामिन ई की लगातार कमी चली आ रही है तो इसमें बांझपन की समस्या हो सकती है। बांझपन, अब ये बांझपन जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में हो, पुरुषों में भी हो सकता है। महिलाएं खामखा बदनाम होती हैं। ठीक, पुरुष तो अपना चेकअप कराएंगे नहीं, तो बदनाम किसको करना है, और अगर चेकअप करा भी लिया तो अपना नाम लेते हैं नहीं। अभी भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं, बहुत अभी भी, अगर हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, फिर भी हमारा जो है समाज अभी भी बहुत पीछे चल रहा है। उतना सोच विकसित नहीं हुआ है कि कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोई एक समाज या कोई एक वर्ग के लोग ही कर रहे हैं। अगर हम गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे भी कोई ना कोई गलती हो रही है। ठीक है, वैसे ही आता है स्त्री और पुरुष के साथ ये बांझपन वाली बातें, कि अगर स्त्रियां बांझ हो सकती है तो पुरुष में भी बांझपन की समस्या होती है। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी इतनी ही रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सेफ्टी के साथ रहिए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, और आगे अगर देखा है जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से, और जिन्होंने नहीं किया है और उन भैया को क्लास अच्छी लग रही है देखने में तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे जो है अपने भैया और दीदी से शेयर करिए, ताकि वो जो है उन्हें भी कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।